Hello, good morning students. Welcome back to our science lecture. In previous lecture we have started first chapter, that is chapter number 4, the solar system. In previous video we have discussed what is solar system, what does solar system consist of, and we have also discussed the 8 planets, the outer and the inner planets. Okay, now we are going to discuss this remaining points of the chapter. So in today's lecture we are going to do what are dwarf planets, what is called asteroids, what are comets, and we will discuss about the natural and artificial satellites. Okay, natural and the artificial satellites in this lecture. Okay students, so open your book. Lesson number 4, the solar system. Okay, in this chapter we have started this chapter and today we will start from the dwarf planet. What is dwarf planet? A dwarf planet are extremely cold. They are very small compared to another planets. Okay, dwarf planets बहुत ही ठंडे होते हैं और बहुत ही छोटे होते हैं compared to the other planets which we have studied in our previous lecture. Okay, next is Pluto and the Eris are dwarf planets. Which are dwarf planet? Pluto and Eris. They are very far from the sun. sun से बहुत दूर है. Further away than Neptune. Neptune जो कि 8th planet है, last planet है, उससे भी बहुत दूर है. ओके, कौन से? dwarf planets, Pluto and Eris. Okay, apart from planets and dwarf, there are some other natural bodies that move around the sun. Planets sun के around रिवॉल्व करते हैं. उसके अलावा ड्वार्फ प्लैनेट्स होते हैं. ओके, ड्वार्फ प्लैनेट्स के अलावा सम नेचुरल बॉडीज भी हैं जो सन के अराउंड मूव करती हैं. तो चलो वो देखते हैं. उससे पहले जो ये कैचअप एक्सरसाइज दिया है स्टूडेंट्स, वो आपको खुद परफॉर्म कर लेना है. क्लियर? चलो नेक्स्ट है एस्टेरॉइड्स. Between Mars and Jupiter, Mars and Jupiter के बीच it's a large area. Okay, Mars and Jupiter के बीच बहुत ज़्यादा गैप है, बहुत ज़्यादा एरियाज है in which hundreds of smaller natural bodies move around the sun. Okay, आप देख सकते हो यहाँ पे इमेज में मार्स एंड जुपिटर. ये लास्ट है वो मार्स की ऑर्बिट है और ये जुपिटर. मार्स और जुपिटर की ऑर्बिट के गैप बहुत ज्यादा है. सो इस दोनों के बीच में बहुत सारी नेचुरल बॉडीज हैं जो सन के अराउंड मूव करते हैं. ठीक है, तो ये जो नेचुरल बॉडीज है उसको हम बोलते हैं एस्टेरॉइड्स. तो एस्टेरॉइड्स जनरली कहाँ पे होते हैं? मार्स एंड जुपिटर के बीच वाले एरिया में जो नेचुरल बॉडीज हैं उसको एस्टेरॉइड्स बोला गया है. एंड एस्टेरॉइड्स ऑल्सो मूव्स अराउंड द सन. तो व्हाट इज एस्टेरॉइड्स? तो एस्टेरॉइड्स आर रॉक्स ऑफ इरेग्युलर शेप. रॉक्स हैं कैसे? इरेग्युलर शेप के, जो मार्स एंड जुपिटर के बीच में हैं और सन के अराउंड घूमते हैं. ओके, दे कैन नॉट बी सीन फ्रॉम द अर्थ बिकॉज दे आर स्मॉल. अर्थ से उसको नहीं देखा जाता है, नहीं देख सकते हो आप, बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल इन साइज. ओके, चलो नेक्स्ट, व्हाट इज कॉमेट्स? कॉमेट्स आर द मोस्ट डिस्टेंस एंड स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम. मोस्ट डिस्टेंट मतलब सबसे दूर एंड सबसे छोटे मेंबर्स हैं सोलर सिस्टम के. Some comets can be seen in the night sky when they come near the sun. Comets हम देख सकते हैं कब? नाइट स्काई में, when they are near to the sun. At such time they have a bright tail. You can see the image. Okay? चलो next. Next is natural satellites. What is natural satellites?
आप सब जानते हो कि अर्थ का एक अपना सैटेलाइट, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया, हर प्लैनेट का एक अपना सैटेलाइट है, कोई प्लैनेट का सैटेलाइट नहीं होता है। ओके, बट हमारे अर्थ प्लैनेट का एक सैटेलाइट है जो हम देख सकते हैं, उसको हम बोलते हैं मून। तो वो क्या है बेटा? नेचुरल सैटेलाइट है, आपने या हमने उसको क्रिएट नहीं किया है। यू नो द मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। द मून इज मेड अप ऑफ रॉक्स। मून किससे बना है? रॉक से। इट डज नॉट हैव लाइट ऑफ इट्स ओन। उसके पास खुद की लाइट नहीं है, बट हम देख सकते हैं बिकॉज ऑफ, बट अपीयर्स ब्राइट इन द नाइट स्काई। नाइट स्काई में वो एकदम ब्राइट शाइन करता है, हम उसको देख सकते हैं बिकॉज ऑफ सनलाइट। क्योंकि मून सुबह में सन की जो रेज होती है, सनलाइट होती है, वो एब्जॉर्ब करता है। सन टाइम में आप मून नहीं देख पाओगे। क्यों? क्योंकि वो अपनी उसकी लाइट्स एब्जॉर्ब करता है। सन की लाइट इतनी तेज होती है कि हम उसको देख नहीं पाती है, और उसी टाइम वो सन की लाइट एब्जॉर्ब करता है, और जब सनसेट हो जाता है तब हम उसी मून को अच्छे से देख पाते हैं ब्राइटली बिकॉज ऑफ दैट सनलाइट। ओके, उसने खुद की कोई लाइट नहीं है, वो तो एक रॉक है। एज द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, मून किसके पीछे चक्कर लगाता है? अर्थ के। एट टाइम्स फुल ब्राइट साइड ऑफ मून इज विजिबल, बट ऑन द मोस्ट नाइट्स ओनली अ पोर्शन ऑफ ब्राइट साइड ऑफ अ मून इज विजिबल। आप देखते हो जब मून हमें दिखता है तो कभी एकदम फुल मून दिखता है, कभी हाफ दिखता है, कभी उससे भी कम दिखता है, कभी 1/4 दिखता है। ओके, तो ऐसा क्यों? क्योंकि जब वो अर्थ के आगे पीछे घूमता है, उसके चक्कर लगाता है, तब वैसा होता है। कभी हमें फुल मून दिखता है बिकॉज वो सर्कुलेशन, वो उसका मूवमेंट स्टार्ट होता है, इसीलिए। समझ में आया? So that is why we see the different phases of the moon. Clear students इतना? चलो नेक्स्ट मूविंग टू द आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट जो कि खुद बनी है, हमने उससे नहीं बनाया है। ओके, बट अर्थ पे कैसा है, क्या है, वहां पे मून की जो इमेज होता है वो कैसे काम करता है, वो हमें भी तो देखना है ना। सो फॉर दैट वी हैव मेड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। ओके, क्या बनाया है हमने? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। ओके, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। अपार्ट फ्रॉम द मून मैनी मैन-मेड मशीन्स मूव अराउंड द अर्थ। ओके, एक मून जो नेचुरल सैटेलाइट है वो अर्थ के अराउंड तो मूव होता ही है, बट उसके अलावा बहुत सारी ऐसी सैटेलाइट्स है जो अर्थ के अराउंड मूव करती है, जो कि है मैन-मेड मशीन। क्या है? मैन-मेड मशीन, जिससे हमने नाम दिया है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। ओके, ये मैन-मेड मशीन्स जो अर्थ के अराउंड मूव करती हैं, हमने उसको बोला है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। ओके, ईच ऑफ दीज मैन-मेड सैटेलाइट्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। जितनी भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स अर्थ के अराउंड मूव करती है, सबका एक काम नहीं होता है, कोई सबका अलग अलग डिफरेंट काम, डिफरेंट पर्पस से हम उसको लॉन्च करते हैं। ओके, सम हेल्प्स इन वेदर फोरकास्टिंग, कि वेदर कैसा होने वाला है, तो वो थ्रू दिस सैटेलाइट्स वी कम टू नो। सम इन टेलीविजन, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, एंड सम इन लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन कॉल्स। तो ये जो सारी डिफरेंट सैटेलाइट्स हैं जो अर्थ के अराउंड मूव करती है, तो इन सब का ये डिफरेंट वर्क होता है। कोई सैटेलाइट है वो वेदर के इंफॉर्मेशन देती है, कोई सैटेलाइट्स है टेलीविजन में जो आप देखते हो वो थ्रू दी सैटेलाइट ट्रांसमिट होता है। आपको टेलीफोन कॉल करना है यहाँ से लेके आउट ऑफ इंडिया, किधर भी इंडिया के किसी भी कोने में करना है या आउट ऑफ इंडिया करना है, तो दिस इज पॉसिबल ड्यू टू दिस सैटेलाइट्स। ओके, सो artificial satellites are launched into space using satellite launch vehicles. Okay, artificial satellites वहाँ अर्थ तक हम कैसे पहुंचाते हैं? ऐसे ही डाल देते हो बॉल के जैसा, थ्रो करते हो? नहीं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को स्पेस तक लेके जाने के लिए वी यूज द सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, एंड इंडिया हैज डेवलप्ड अ नंबर ऑफ सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स।
जो भी हमने आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स बनाई है उसको स्पेस तक लेके जाने के लिए एक व्हीकल यूज होता है और उस व्हीकल का नाम है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्लियर? ओके, सो इंडिया में ऐसा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बहुत ज्यादा बनाए हैं। ओके, वी हैव डेवलप्ड इट। द स्टडी ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स, अ पर्सन। ओके, ये जो स्टडी है स्टार्स एंड प्लैनेट्स, उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन सच एज द डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट्स। ये जो हमने पूरा चैप्टर पढ़ा कि अर्थ का डिस्टेंस कितना है, मार्स, मर्क्यूरी, वीनस, उसकी पोजीशन देखी, उनका डिस्टेंस देखा, ये तक देखा कि एस्टेरॉइड्स हैं वो जुपिटर और मार्स के बीच में हैं, बाकी ड्वार्फ प्लैनेट है जो बहुत दूर है, तो वो सब हमें कैसे पता चला? तो भाई ये एस्ट्रोनॉमर्स ने ये स्टडी करी है स्टार्स और प्लैनेट्स के बारे में। ओके, तो उन्होंने हमें ये बताया है कि इतना इतना ऐसे ऐसे है। तो ये एस्ट्रोनॉमी हमें किसके बारे में बताती है? गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन, दैट स्ट्रक्चर कैसा है और उसका टेम्परेचर। इट ऑल्सो हेल्प अस टू नो द पोजिशन ऑफ द डिफरेंट स्टार्स की पोजिशन भी बताती है। नेक्स्ट है आर्यभट्ट एंड भास्कराचार्य। Aryabhat and Bhaskara were two famous Indians who made great contribution in the field of the astronomy. Astronomy means the study related to the stars and planets. उनके बीच में कितना डिस्टेंस है, कौन सा स्टार है, उसको क्या डिफाइन करता है, उसके सन का टेम्परेचर कितना है, कोई भी प्लैनेट है तो उसका डिस्टेंस कितना है, सैटेलाइट किसको कितनी है, कितनी दूर है, तो वो सब ये एस्ट्रोनॉमी प्रोवाइड करती है। ओके, तो ये जो स्टडी करते हैं उसको एस्ट्रोनॉमर बोलते हैं। तो आर्यभट्ट एंड द भास्कर ने इन फील्ड में बहुत ही अच्छा अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट इज नेम्ड आफ्टर आर्यभट्ट। उनके अच्छे काम इस फील्ड में बहुत ही उन्होंने मेहनत करके कुछ नया बनाया है, इसलिए जो इंडिया में से फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च की गई थी उसका नाम है आर्यभट्ट एंड इट वाज पुट इन ऑर्बिट। अभी अर्थ के अराउंड कुछ चीज जानी है तो उसका एक पाथ फिक्स होगा। अगर उसका पाथ फिक्स नहीं होगा, घूमते 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 वो दूसरे के पाथ में चली गई तो दूसरी सैटेलाइट वहां पे होगी तो उस दोनों का ब्लास्ट हो जाएगा, इसीलिए उनका ऑर्बिट फिक्स किया जाता है फर्स्ट। सो वो उस ऑर्बिट में कब रखी गई? 1975 में। ओके, ये सारे लॉन्च व्हीकल्स हैं। ओके, ये जो हम सैटेलाइट्स, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स बनाते हैं उसको वहां स्पेस तक लेके जाने के लिए ये सारे लॉन्चिंग व्हीकल्स हैं। तो फर्स्ट है SLV, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। सेकेंड ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये हर बेटा एडवांस्ड लेवल है, जो इसमें कमियां थी वो इससे दूर हो गई। इसका एडवांस वर्जन ये है और इसका एडवांस वर्जन ये है, पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एंड देन कम्स टू द जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। ये सारे एक स्टेप अपग्रेडेड हैं। ओके, यस, सो this was your last topic in this chapter. So here I declare this chapter is completed over here. So now students, here are some words place. You are supposed to write this words place in your fair book. Okay, after writing this, again read the chapter from starting to refresh recall. Starting to the end means the here refresh recall तक आपको पूरा चैप्टर thoroughly read करना है अच्छे से। ऐसा नहीं करना कि अभी मैंने हाफ पेज किया या 2 पेज किया तो कल मैं दूसरे 2 करूंगा। अगर आप रीड करने बैठे हो तो कंटिन्यूअसली पूरा चैप्टर रीड करोगे तो बहुत बेनिफिट होगा आपको। नेक्स्ट है आफ्टर रीडिंग द चैप्टर यू आर सपोज टू डू दिस एक्सरसाइज बाय योर ओन सेल्फ। आप एक बार रीड करोगे ना तो खुद ही आपको ये सारे आंसर्स आ जाएंगे, आई एम श्योर। ओके स्टूडेंट्स, सो डू दिस एक्सरसाइज हियर। ओके, so students, I hope now the concept of the solar system is clearly understood by you. Read the chapter once again and try to solve the exercise of this chapter which is given in your textbook. Okay students,
Now I am ending up this lecture and I am also declaring that our chapter number 4 is completed. So we will meet soon in our next lecture. Till that, bye bye and